छह लड़कों का छह लड़कों की औसत ऊंचाई 5 फुट 3 इंच है ना। द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ 6 बॉयज इज 5 फुट 3 इंच। औसत छह लड़कों की 5 फुट 3 इंच है, उनमें एक लड़का 6 फुट 1 इंच लंबा। देन द एवरेज हाइट ऑफ रिमेनिंग बॉयज, तो एक हट गया तो बचे 5, तो वो 5 की औसत क्या है, समझ गए। तो जो एवरेज होता है वो टोटल 6 बॉयज का दिया है, 6 बच्चों का औसत दिया है, 6 बॉयज का, 6 बॉयज का औसत कितना बेटा 5 फुट 3। अब इसको एक्चुअली क्या करते हैं अपन इंच में चेंज कर लेते हैं। तो 1 फुट में कितना इंच होता है, 1 फुट में होता है 12 इंच, ठीक है। तो 5 फुट में कितना होगा 12 पंजे 60 और 60 3 63 इंच हो गया 6 बच्चों की औसत, ठीक है। औसत यदि दिया गया है तो हम करके देख लेते हैं 63 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल क्या आ रहा है एक औसत कुल बच्चों की कितनी ऊंचाई है। तो 378 इंच, समझ में आया। 6 बच्चों की औसत ऊंचाई 5 फुट 3 इंच। तो हमने सबसे पहले उसको, क्योंकि डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कोई डेसिमल में तो है नहीं, है ना। उसको एक यूनिट हम कन्वर्ट करके इंच में ले आए। इसका अगर डायरेक्ट अगर इसको 5.3 मान के 6 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कुछ और आता, बिगड़ जाता, क्योंकि डेसिमल नंबर नहीं चल रहा है, फुट और इंच है, लेकिन हम जानते हैं कि फुट 12 इंच है, इसलिए कन्वर्ट कर लेना ज़्यादा अच्छा है। तो 6 बच्चों की जो औसत ऊंचाई है वो दे दिया, इतनी कुल ऊंचाई है। अब इसमें किसी की कुछ है किसी की कुछ है, उनमें से एक बच्चा 6 फुट 1 इंच का है। तो 6 फुट 1 इंच को अगर हम इंच में बदलेंगे तो 6 फुट बराबर 12 72 75 इंच का एक लड़का है, 73 इंच से हटा दो, एक लड़का चला गया। 8 में 3 का 8 में 3 का 5, 7 में 7 का 305 इंच एक लड़का चला गया। अब ये 5 लड़कों की है, अभी कितने की है 5 लड़कों की, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो 305 इंच को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से करेंगे 5 छक्का 30, 5 का 30। अब रिमेनिंग एक बच रहा है ना, रिमेनिंग क्या बच रहा है, तो ये आएगा जैसे नीचे 5 कम 5, 5 ये आ रहा आपका 61, 61 क्या आया इंच, 61 क्या आया इंच। अब 61 इंच को फिर से तुम फुट और इंच में बदल दो, तो 61 इंच तो किससे डिवाइड करेंगे 12 से, क्यों क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है। उसको यदि 12 से डिवाइड कर देंगे 61 को, तो 12 पंजे 60, तो 5 पूरे पूरे फुट निकल आए, और एक जो अलग से बचा वो क्या है इंच, तो 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 1 इंच। समझ में आया, आया। इसे एक्सप्लेन करें, बस इसमें यूनिट कन्वर्जन है, यूनिट अगर ना कन्वर्ट करते तो हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यूनिट कन्वर्ट कर देने से ज़्यादा सरल तरीके से आंसर आ गया 5 फुट 1 इंच। एक आदमी चला गया जो लंबा था उसकी हाइट चल गई, तो औसत ऑटोमेटिक घट गया, औसत ऑटोमेटिक घट गया। प्रश्न पढ़ेंगे 5 है ना। सर्वे वाज डन ऑन 900 स्कूल्स, 900 स्कूल चिल्ड्रन, 900 बच्चे में सर्वे किया गया अबाउट देयर चॉइस ऑफ टीवी प्रोग्राम, कि वो किस प्रकार के टीवी प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। एक स्पोर्ट, तो उसमें से 110 डिग्री, अब ये पाई चार्ट है तो पूरा पाई चार्ट कितना है बेटा 360 डिग्री, है ना। तो इसको परसेंटेज में कर डिग्री में कर दिया है कि 110 डिग्री ए स्टूडेंट है वो स्पोर्ट देखना पसंद करते हैं। फिर इसी तरह बी कॉमेडी शो देखना पसंद करते हैं, सी बच्चे सीरियल देखना पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे न्यूज भी देखना पसंद करते हैं। तो इसको पहली बात डिग्री जो पाई है इसको आप क्या परसेंटेज में चेंज करोगे, इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। देखिए टोटल पाई चार्ट है आपका 360 डिग्री का, टोटल पाई चार्ट किसका है 360 डिग्री का, और इस 360 डिग्री को हम इक्वेट कर देंगे 100% में, क्योंकि हम कोई चीज लेके 100% मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। तो यहाँ से ये 110% आ रहा, तो 110 डिग्री 360 का कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन है, यही ना होगा। ये टोटल आपका डिग्री में दिया हुआ है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि 900 बच्चे हैं उसमें इतने परसेंट बच्चे ये देखना पसंद करते हैं, इतने परसेंट बच्चे ये देखना पसंद करते हैं, तो अपन
कर देते हैं, लेकिन ये पाई चार्ट में गड़बड़ कर दिया। अब 360 का 110 कितना हिस्सा है, 360 का 56 कितना हिस्सा है, 94 कितना हिस्सा है, 100 कितना हिस्सा है, ये आपको लेके आना पड़ेगा। 360 का कितना हिस्सा है, 11/36 भाग, 11/36 भाग, यही होगा 11/36 भाग ऑफ 900, ऑफ 900। इसको काटो तो 9 चौको 36 और ये 100 बार में चला गया, 4 से काटे 25 बार में, 25 का 11 से गुणा करके 250, 275, मतलब क्या हुआ 275 बच्चे जो हैं वो क्या देखना पसंद कर रहे हैं, स्कोर। 275 बच्चे क्या देखना पसंद कर रहे हैं बेटा, स्कोर, समझ गए ना, उसका फ्रैक्शन ले रहे हैं क्योंकि वो टोटल 360 डिग्री है। फिर नेक्स्ट पूछा क्या है, देयर चॉइस हैज ओनली द 5 चार्ट, हाउ कैन इंटरेस्ट ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी को क्या है, डी ऑप्शन, बी। तो बी को क्या देखेंगे आप, 100/360, टोटल कितना 360, उसमें से कितना 100 और है किसका 100 का, ये जीरो से ये जीरो गया, 9 चौको 36, 100 बार में गया, 4 ये 25 बार में गया, 25 का 10 से गुणा हुआ, 250 आया। 250 बच्चे क्या देखना पसंद कर रहे हैं आपका, 250 बच्चे कॉमेडी को देखना पसंद कर रहे हैं, ऐसा समझ में। 8th क्लास में फर्स्ट ट्रिक क्वेश्चन पाई चार्ट का, 8th क्लास में, हाँ है ना। क्या पता था कि नहीं था, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये निर्देशांक ज्यामिति का है, निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आप 9th में पढ़े हो थोड़ा सा, 10th में पढ़ोगे ज़्यादा। ये क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इसको दोस्त हवा लगेगी, है ना। तो अगर इसको कर सकता है यहाँ पर ऐसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता देते हैं ना, 4 चतुर्भुज प्रथम, बी चतुर्भुज। अब देखिए ए और बी दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो ए आपका जो है t, 0, मतलब x एक्सिस में 3 है, x एक्सिस में 3 है और 0 y एक्सिस में, मतलब यही कहीं आएगा, यही कहीं आएगा, एक कोऑर्डिनेट आपका t, 0। फिर बी कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 4, 0 मतलब x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 4, तो यहाँ पे कहीं आएगा 0, 2। और इन दोनों को मिलाओगे तो एक क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का आपको ये दिया चाहिए, इस ट्रायंगल का आपको ये दिया चाहिए, ये ट्रायंगल बन गया, ये चीज आपको क्या आती है, ओरिजिन, है ना, ओरिजिन। इसके 0, 0 होते हैं। अब ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका बेस है और ये इसकी हाइट है, ऊंचाई। इसकी पहले आपको दूरी निकालनी पड़ेगी, तो दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। दूरी सूत्र क्या होता है, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, है ना, 9 और अगर 9 वैल्यू 3 आ गई, तो इसकी डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 3 बेस कितना आपका आ गया 3। इसकी बार हाइट निकालिए, तो हाइट भी वही 0, 0, 4, 4, 16, 16 का रूट 4, तो 4 में आ गया, ये आपका 4 आ गया। इसको काट दो, फिर 2 - 4, 3 - 6, 6 यूनिट स्क्वायर, 6 यूनिट स्क्वायर। ये क्वेश्चन में पहले बता दिया, क्वेश्चन का है 10th लेवल का है, 10th में भी एक्चुअली ये लेवल 10th है, लेकिन अपनी एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पे नहीं पूछता, सीबीएसई या बड़े एग्जाम में पूछता, अच्छा पूछता है, डिफिकल्ट पूछता है। मतलब अगर 100 लोग पेपर देंगे तो 2 या 3 लोगों से एक क्वेश्चन बन सकते, और इसी तरह के क्वेश्चन हमको क्या है एज देते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन को बन गए तो हम 100 लोगों में से 95 लोगों से आगे हो गए और इस तरह ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गए। ये सुधार का क्वेश्चन। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 156 डिग्री। तो कोई रेगुलर पॉलीगन है, कोई एक रेगुलर पॉलीगन है if each of its interior angle is 156, उसका इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण कितना है 156 डिग्री का है। तो बताइए कि उसमें कितनी साइड होंगी, कितनी भुजाएं होंगी। भुजाएं आपको बताना है कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो है ना,
9 भुजाओं वाले को कहते हैं मोनागन, डेकागन। तो भुजाएं कितनी है, जैसे त्रिभुज के आंतरिक कोण कितना होता है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना है, 180 अंश, ठीक है। 180 अंश यदि समबाहु त्रिभुज है वो, तो 60 60 60 का हो जाएगा। इसी तरह ये कितना भुज है, कितने भुज का है, कितने भुजाओं का है, इसका आंतरिक कोण 126 है, सारे आंतरिक कोण। तो जितनी भुजाएं होंगी उतने कोण होंगे, उतने कोण होंगे उतने 156 डिग्री होंगे। ये क्वेश्चन निकालना, ये क्वेश्चन इनको निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर करते हैं। इसमें अपन इंटीरियर में दिमाग नहीं लगाएंगे, इसमें अपन एक्सटीरियर में दिमाग लगाएंगे। हम ले लेते हैं मैक्सिमम अपने पास, जैसे अपने पास ये हेक्सागन, तो अपन हेक्सागन ले लेते हैं। हेक्सागन है वो वाला काम है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल लेके चल रहा हूं हेक्सागन। अब आप ये जानिए कि हेक्सागन में इंटीरियर एंगल कितने का होगा। यदि ये रेगुलर पॉलीगन है तो ये इंटीरियर एंगल कितने का होगा हेक्सागन में। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, n माइनस 2 इंटू 180। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे त्रिभुज है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी साइड है, 3, तो n की जगह 3 रख दो, 3 माइनस 2 गुणे 180। 3 में 2 करेंगे, 1 गुणे 180 तो 180 आ गया। तीनों के तीनों गुणों का योग कितना हो गया, 180। इसी तरह यहाँ पर कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 षटभुज है ये हेक्सागन। n की जगह क्या रखें, 6 माइनस 2 गुणे 180, ये क्या आ गया बेटा आपका 4, 18 गुणे 36, 720। अब इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 720। इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 720। जैसे त्रिभुज का 180 होता है, चतुर्भुज का 360 होता है, इस तरह इसका कितना होगा 720। अब चूंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं। जब एंगल इक्वल होंगे तो 720 को 6 एंगल से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 6 वो 6 वाला 120। मतलब ये एंगल कितने के हैं, 120 के हैं। सारे एंगल 120 120 के होंगे, सारे एंगल 120 120 के होंगे, ठीक है। और 120 120 का इंटीरियर सब का योग करोगे तो 720 आएगा। तो ये तो हो गया इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, यदि मैं इस साइड को एक्सटेंड कर दूं, बढ़ा दूं, ये मैंने बढ़ा दी, ये साइड बढ़ा दी, ठीक है, ये साइड मैंने बढ़ा दी, तो हम जानते हैं कि लीनियर पेयर होता है, रैखिक क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180। तो जब ये 120 है तो ये कितना हो गया 60, ये हो गया 60। इसी तरह यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60। तो कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। इंटीरियर एंगल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम मस्ट बी 360 होगा, 360 होगा। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। सेम क्वेश्चन अगर अपन ये लेके चले, मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉलीगन है, हमने माना ये आपका 156 है, ये आपका कितना है बेटा 156। यदि मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो ये साइड कितनी होगी 180 जाना चाहिए, तो कितनी आ रही है 24, कितनी आ रही है 24 का आएगी 4 भर को 160 और 20 और 24। मतलब हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, एक एक्सटीरियर एंगल 24 आया। हम ये जानते हैं सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 और एक एक्सटीरियर एंगल कितना है 24। तो हम समझ गए 360 डिग्री को 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको पता चला जाएगा एक्सटीरियर एंगल कितनी है। 24 24 12 2 24 25 कितना 120। मतलब इसमें 15 एक्सटीरियर एंगल होंगे। कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे 15, और जितने एक्सटीरियर एंगल होंगे उतने इंटीरियर एंगल होंगे, जितने इंटीरियर एंगल होंगे उतनी साइड होगी। तो 15 साइड है, 15 साइड है, कितनी साइड है 15 साइड। Two cubes have their surface area in the ratio 4:9. What is the ratio of their volume? तो दो क्यूब है ना, दो घन है जिनके सरफेस एरिया का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9। What is the ratio of their volume? और ये लेकर पूछ रहा है कि उनके वॉल्यूम आयतन का रेशियो क्या होगा। दो क्यूब है ना, दो क्यूब है, पर्टिकुलर करें ड्रॉ कर लेते हैं, एक ही है और एक और ड्रॉ कर लेते हैं।
दो आपके क्यूब है। सरफेस एरिया का रेशियो क्या है? क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया और होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मैंने बताया था कमरे के हिसाब से दीवारों का और छत और जमीन इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए? तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि टू क्यूब्स हैव देयर सरफेस एरिया इन द रेशियो ऑफ 4:9। इससे टोटल और लेटरल नहीं बात, हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है क्यूब का, है ना। तो 4:9, इसको यदि मैं इसकी साइड डायमेंशन a मानूं और इसकी डायमेंशन को b मानूं तो ये 6 है और ये 6b स्क्वायर हो जाएगा। तो साइड में a स्क्वायर, साइड में b स्क्वायर, ठीक है। इसका रेशियो क्या दिया? 6a स्क्वायर अपॉन 6b स्क्वायर का रेशियो क्या है आपका? 4:9। तो ये कट गया a अपॉन b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/9। स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बदलता है, ये हो जाएगा a अपॉन b अंडर रूट 4/9। यहाँ से a और b का रेशियो क्या मिल गया आपको? 2/b। मतलब इसकी साइड क्या है? a क्या आ गया? a आ गया 2, b क्या आ गया? 3। ओके, अब इसमें वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है a क्यूब। पहले वाले में क्या होगा? a क्यूब, दूसरे वाले में क्या होगा? b क्यूब। तो जब पहले वाली साइड a मानी है, दूसरी वाली साइड b मानी है। a की वैल्यू कितना है? 2, तो 2 का क्यूब, दूसरे वाले में क्या है? 3 का क्यूब। 2 का क्यूब होगा 8 और 3 का क्यूब होगा 27। 8:27 आपका राइट आंसर होगा। समझे बात को? ऐसे करना, कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट की बेस पर कॉन्सेप्ट अपनी जगह है। यहाँ पे भाई इससे बोलो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम? तो वॉल्यूम का रेशियो लेंगे, ये वॉल्यूम है पहले वाले का, ये वॉल्यूम है दूसरे वाले का। वॉल्यूम का वॉल्यूम का क्या होता है? भुजा तीनों सेम है, तो a into a into a, a into a into a, तो a क्यूब हो गया। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? सूत्र तरफ से बनने चाहिए सब। और मैंने इसके साइड को a नाम दिया है, इसके साइड को p नाम दिया है, बस दोनों स्केल नाम दे देता तो सब पूरा हो जाता। तो ये साइड है, साइड का रेशियो आ गया, मतलब इसकी साइड 2 है, इसकी साइड 3 है। उस साइड को मैंने वॉल्यूम में फॉर्मूले में रख दिया, तो हमारा अनुपात आया ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है आपका 1 से 40 तक नंबर लिखा हुआ है कार्ड में, पत्तों में 1 से 40। एक कार्ड में एक ही नंबर लिखा हुआ है, यानी कि रिपीट है। यदि एक बार एक कार्ड में लिखा है तो दूसरे कार्ड में फिर एक नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। तो 40 कार्ड होंगे अपने पास, वो 40 कार्ड इसी बक्से में डलेंगे। अब हमको बिना देखे तो उससे एक कार्ड पिक करना है, उठाना है, तो उसकी क्या चांस है वो जो कार्ड निकले कैसा कार्ड हो? परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 1 से 40 के बीच में, 1 से 40 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है ना? तो 1 से 40 के बीच में जब दोनों को समाहित करके तो एक भी डाला है, एक भी परफेक्ट स्क्वायर है, एक स्क्वायर एक होगा, ठीक है। तो 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा और 7 का 49 होगा। 50 40 से बाहर चला गया, इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, एक को काउंट करेंगे। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। अब प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रायिकता क्या कहती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना, जितनी अपने को संभावना है चांस होने की उसका नंबर था अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल कितने आउटकम है? तो टोटल आउटकम तो 40 है, 40 पत्ते हैं, तो टोटल तो नीचे 40 आएगा। और जो हमारी कंडीशन हमको दी गई है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 6 बटे 40, 6 बटे 40 से ऑप्शन में इसको काटेंगे, 2 से कटेगा तो क्या है 6 और ये 20 बात है 3 बटे 20। प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 बटे 20। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। 9 में इतना ज़्यादा नहीं था डिटेल में, लेकिन 10th में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये 8th लेवल से क्वेश्चन पूछा है, 8th में भी क्वेश्चन है इस प्रकार भी। सुबह 10:45 के दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रेन चली जयपुर 3:30 PM और जयपुर कब पहुंच गई? 3:30 PM में। द टाइम ऑफ जर्नी, यात्रा में कुल समय लगा
वो कितना था वो आपको बताता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, आपको एएम का नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सा क्लॉक का नॉलेज होना चाहिए। एएम और पीएम का आपको नॉलेज होना चाहिए। 10:45 एएम लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एंड रीच जयपुर एट 3:30 पीएम। हाँ, तो द टाइम ऑफ जर्नी कितना, टाइम ड्यूरेशन जो है कितना समय लगा वो आपको बताना है। चेक कीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि 10:45 एएम, 10:45 ये क्या है एएम। अब एएम का मतलब क्या होता है बेटा, एएम मतलब 10:45 सुबह। और ये चली जयपुर कब पहुंची, 3:30 पीएम। पीएम का मतलब क्या हुआ, शाम, ये दोपहर। कितना टाइम लगा, अब देखो, अब पहले जितना अनुमान लगाओ तो 12 बजे, 12 को पकड़, 12 को मिनट पॉइंट, 12 से कितना लगा, 1 घंटा 15 मिनट है ना। 1 घंटा 15 मिनट तो इसने यहाँ लगा है, और 3 घंटा 30 मिनट ये लग रहा है। 3 घंटा 30 मिनट ये, 3 घंटा 30 मिनट ये, और 1 घंटा 15 मिनट ये, 4 घंटा 45 मिनट। ठीक है, एक बॉर्डर पॉइंट ले लिया करो, इधर 12 तक चले तो 12 से बस 3.5 घंटा, और 12 के पहले 1 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट ज़्यादा 12, 4 बजके 4 घंटे 45 मिनट आपको समय लगा। ऐसे ही इसके बाद ये भी क्वेश्चन आए थे, हर प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं सिंपल, है ना। वॉल रॉड एट 200 एंड सोल्ड एट प्रॉफिट 40 रुपीज। तो सीधे ऐसी बात है कि 200 रुपये में खरीदा, जो कि क्या थी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब प्राइस को खरीदा ट्रेंड में, 40 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, उसमें 40 रुपये और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 240 में बेचेगा तो 40 रुपये उसको प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन है।